So very good morning to all of you. Feeling fresh? Okay. Listen now. Before we start our discussion for today, let me tell you, जो अकाउंट्स चैप्टर में अभी तक जो हमने सेक्शंस देखे 128 से लेके 133 तक, प्लीज ध्यान रखना, ये जो भी सेक्शंस 6 सेक्शंस हम देखे उसमें से एक सेक्शन 132 अभी तक नोटिफाइड नहीं है. सो वी हैव स्टडीड 5 सेक्शंस वी कैन से, और जो 5 सेक्शंस देखे एक बार मुझे क्विकली उसके हेडिंग से सिर्फ बोल लो सब लोग. सेक्शन 128 किसको लेकर था? प्लीज गेट इन्वॉल्व. बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मेंटेनेंस को लेकर था, पीरियड ऑफ मेंटेनेंस को लेकर था, प्लस इंस्पेक्शन को लेकर था. अगेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्लेस फॉर कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर था. बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो प्रोविजंस है कॉन्ट्राविन होने पर उसके पनिशमेंट को लेकर था. 128 के बाद 129 किसको लेकर था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, एक है फाइनेंशियल ईयर, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर हमने देखा है ट्रू एंड फेयर व्यू बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसके अंदर शेड्यूल 3 का फॉर्मेट एंड कंप्लायंस ऑफ ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूरी है. 129 जो था उसमें भी हमने देखा था कि सेक्शन 129 का कॉन्ट्रावेंशन होता है या 128 का होता है. दोनों के केस में हम देखते हैं कि जो ऑफिसर्स है वो भले ही सेम है, बट 129 में जो पर्सन्स लायबल है वो कुछ ज्यादा ब्रॉडर है. 128 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर कॉन्ट्राविन होते, प्रोविजंस फॉर सेक्शन 128 कॉन्ट्राविन होता है, तो सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर फाइनेंस और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और एनी अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर जिम्मेदार होगा, करेक्ट, फॉर फाइन, पनिशमेंट दैट इज इम्प्रिजनमेंट और बोथ. बट 129 के कॉन्ट्रावेंशन पर हमने देखा है मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, होल टाइम डायरेक्टर फाइनेंस और एनी अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर वो जिम्मेदार होंगे. अगर इनमें से कोई अपॉइंटेड नहीं है तो ऑल डायरेक्टर्स आर लायबल 129 के कॉन्ट्रावेंशन पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर. 130 क्या था? बोलो, रीओपनिंग और रिकास्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये मैंडेटरी था. ये कब होगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, सेबी, रजिस्ट्रार ये कोर्ट के पास एप्लीकेशन करेंगे जब कंपनी के क्या अफेयर्स फ्रॉडुलेंटली मैनेज्ड है या कंपनी के अंदर मिसमैनेजमेंट हुआ है. 131 ये वॉलंटरी रिवीजन था ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट. 132 इज एनएफआरए का प्रोविजन जो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है. 133 was for central government prescribing the accounting standards as recommended by ICI, definitely in consultation with national accounting, we can say, body which was for constituted for accounting standards. अब ध्यान रखना प्लीज, जो आज के डिस्कशन में ज्यादातर प्रोविजंस समझने से पहले चार्ट पैटर्न में हमको ड्रॉ करना है. रीजन 134 जो प्रोविजन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथेंटिकेट कौन करेगा. ये मैं आपको ओरली तुरंत बोल सकता हूं कि नंबर 1 ऑथेंटिकेट मतलब साइन कौन करेगा. Chairman of the company will sign if is authorized by the board of directors. If not, then 2 directors of the company will sign, out of which 1 shall be MD. ये हमें पता है. इनके अलावा कंपनी के अंदर अगर कोई CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, he will sign if is appointed as a director. चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर साइन करेगा, CFO if is appointed, and कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा. ये जो भी 134 के प्रोविजंस मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये समझने से ज्यादा इसको लिखकर याद रखना बहुत जरूरी है. 134 के अंदर अभी मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑथेंटिकेशन बताया, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी है. BOD रिपोर्ट को भी साइन करना होता है. जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन करते हैं वही सारे लोग BOD रिपोर्ट में साइन करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है. द पीपल कैन बी डिफरेंट. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर कौन साइन करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन साइन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो आएगा उस रिपोर्ट के अंदर कौन से कंटेंट्स इंक्लूड होनी चाहिए. जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहता हूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अलॉन्ग विद दैट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट आता है. ये सारे हमको 134 के प्रोविजंस में लिखकर प्रॉपर चार्ट में समझना है. इस 134 के बाद तुरंत हम 136 प्रोविजन देखेंगे. 136 प्रोविजन कहता है राइट ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी टू रिसीव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बट सिर्फ मेंबर्स का राइट नहीं होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिसीव करना. मेंबर्स के साथ साथ कंपनी के अंदर कोई डिबेंचर होल्डर्स है तो डिबेंचर होल्डर्स के डिबेंचर ट्रस्टीज होते हैं,
तो डिबेंचर ट्रस्टीज को भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी मिलनी चाहिए। कोई कंपनी का क्रेडिटर लेंडर है, उसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी मिलनी चाहिए, भले ही वो कंपनी का मेंबर नहीं है। ये 136 में हम देखेंगे। फिर 137 सेक्शन है जो कहता है कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी कहां पर फाइल करनी है। तो हम सबको पता है, विदाउट डिस्कसिंग 137 आई कैन से कि वो रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होती है, बट 137 ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो कब फाइल करनी है। अब याद करना, हमने मीटिंग स्टेप टाइमिंग प्रोविजन देखा था सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न, जो था कि एजीएम होने के बाद 60 डेज में, 60 दिनों में आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना था। बट यहां पर 137 में हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी आपको कब फाइल करनी है। तो यहां पर हम टाइम लिमिट देखने वाले 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, मतलब वो 137 प्रोविजन के लिए कितने दिनों में आप फाइल करते हो वो इंपॉर्टेंट है। एंड देन दैट लास्ट सेक्शन 138 व्हिच टॉक्स अबाउट इंटरनल ऑडिट। तो ये जब हम पढ़ते हैं अगले 4 सेक्शंस, वो कैसे 134 है, उसके बाद 136, 137, 138, 135 इज एन इंडिपेंडेंट सेक्शन इन इटसेल्फ। So 135 cannot be read with all other sections. तो 135 हम अलग से देखने वाले हैं। So right now I request कि मुझे एक प्रॉपर लेवल पर 134 काफी लेंदी सेक्शन है। I request you all, जितना आप इन्वॉल्व हो जाओगे इस चार्ट्स के अंदर लिखते वक्त, एंड में 134 के आपको उतना ही आसान लगेगा। So keep that in mind. 134 को सिस्टमैटिक वे में हम पढ़ने जा रहे हैं along with the subsections given over there. आपके नोटबुक में पेज नंबर 59 पर जो एडजेसेंट पेज है ना, वहां पर आप सेक्शन पहले हेडिंग दो। मैं अगेन कह रहा हूं, ये जो वो प्रोविजंस है जहां पर इनको ओरली समझने के पहले आपको इसे प्रॉपर्ली लिख कर लेना और फिर समझना ज्यादा आसान है। सेक्शन 134 हेडिंग दे देना, और 134 हेडिंग देकर आप वहां पर पहले लिखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अरे बोलो, कॉमा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अब कुछ हद तक हम 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर प्रोविजंस पढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं 134 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो रेफरेंस है वो सिर्फ ऑथेंटिकेशन तक ही सीमित है। 134 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सिर्फ ऑथेंटिकेशन की बात है, बाकी 134 पूरा की पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट पर हम कह सकते हैं प्रोविजन है 134 का। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो ऑथेंटिकेशन के सेक्शन है वो पहले लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 आप हेडिंग दो वहां पर, उसके नीचे, और वहां पर लिखना सेक्शन 134 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 7। ये 3 सबसेक्शंस है फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं हेडिंग दूंगा ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं ऑलरेडी आपको ओरली बता चुका हूं, बट ये ओरली समझ के कोई मतलब नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन ऑथेंटिकेट करेगा? दोस्तों ध्यान रखना, ये जो प्रोविजन है इसको लेकर काफी एक्सपर्ट्स में हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट है कि एग्जैक्टली हु आर द पीपल हु हैव राइट टू अपॉइंट और ऑथेंटिकेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसलिए इसको लिखते वक्त ध्यान से पढ़ना। हम एक रियल टाइम एक एग्जांपल भी देखेंगे, एक कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट जो हम एनुअल अकाउंट्स का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथेंटिकेट किया जाता है। बट पहले हम उसका एक चार्ट ड्रॉ करेंगे, हु हैव द राइट टू ऑथेंटिकेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेंटर से नीचे सिंगल एरो ड्रॉ करो उस हेडिंग से और लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दोस्तों ध्यान रखना, जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहता हूं तो उसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ एनी वो भी आएंगे, ऑडिटर्स रिपोर्ट भी आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी आएगा, ये सब की बात हम कर रहे हैं। बट डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब यहां पर हम बात करें 134 सब क्लॉज 1 to 7 में, तो ये सिर्फ बैलेंस शीट, पेंडल, नोट्स टू अकाउंट्स उसको लेकर है। ध्यान रखना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट का ऑथेंटिकेशन अलग है। अभी हम किसका ऑथेंटिकेशन देख रहे हैं? ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो आप उधर लिखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग, फुल फॉर्म ना लिखते हुए मैं लिख रहा हूं CFS, कॉमा इफ एनी शैल बी अप्रूव्ड, पहले उसको किसे अप्रूव करना? शैल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहले बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होगा एंड साइंड बाय, उसके नीचे आप 4 एरोज ड्रॉ करना, ड्रॉ 4 एरोज। फर्स्ट एरो में आप लिखो द चेयरमैन या चेयरपर्सन, द चेयरपर्सन ऑफ कंपनी, द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी
ये कब होगा, ब्रैकेट में लिखना, इफ ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब चेयरमैन को ऑथोराइज कौन कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इफ ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसी के नीचे और लिखेंगे हम, और लिखकर और के नीचे लिखेंगे क्या, बाय टू डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आउट ऑफ विच वन शैल बी एमडी। मैं लिख रहा हूं बाय टू डायरेक्टर्स, बाय टू डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच, बोलो, वन shall be MD, that is managing director. I hope you know this. अब ये इसका लेमन इंटरप्रिटेशन जो मैं बता रहा हूं, फर्स्ट कौन साइन कर सकता है, फर्स्ट, बट इसके बाद हम कहते हैं एंड, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, उसके बाद एंड आएगा, और एंड के बाद सेकेंड एरो में आप लिखो सीईओ, उसके नीचे सिंगल एरो करके लिखना इफ ही इज अ डायरेक्टर, थर्ड एरो लिखना सीएफओ, उसको लेकर नीचे सिंगल एरो करके लिखना इफ अपॉइंटेड, हु इज सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अगेन लास्ट एरो लिखना सीएस, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी, अगेन इफ अपॉइंटेड। व्हाट वी इंटरप्रेट फ्रॉम दिस, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेयरपर्सन की जगह पर दो डायरेक्टर्स भी साइन कर सकते हैं, अगर चेयरपर्सन को ऑथराइज नहीं किया तो। दो डायरेक्टर्स में से एक एमडी होना चाहिए, मतलब एक एमडी है तो दूसरा एक नॉर्मल डायरेक्टर रह सकता है, तो आई से दो डायरेक्टर्स या चेयरपर्सन, ये मैंडेटरी, दोनों में से एक। इसके अलावा उन्होंने कहा सीईओ तभी होगा साइन के लिए जब वो डायरेक्टर भी है कंपनी के अंदर, वरना सीईओ को साइन करने की जरूरत नहीं है। सीएफओ अगर अपॉइंटेड है तो, एंड कंपनी सेक्रेटरी, तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा यहां पर ये फर्स्ट कैटेगरी जो है मैंडेटरी है फर्स्ट एरो में, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये तभी होगा जब कंपनी के अंदर उनका सीईओ क्या है, डायरेक्टर है, या सीएफओ या सीएस अपॉइंटेड है। अब हर कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी मैंडेटरी नहीं है, तो अगर किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी मैंडेटरी नहीं है तो हम कह सकते हैं उस केस में उस सीएस का रोल नहीं आएगा, फिर वहां पर सिर्फ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है तो वो साइन करेगा। इसका एक एग्जाम्पल आपके लिए स्क्रीन पर रख रहा हूं मैं, जस्ट सी दिस एग्जाम्पल। ये जो है स्क्रीन पर आप देखना, यस, सुल्तान चंद जो पब्लिशिंग हाउस है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन करते वक्त सबसे पहले आप देखना उधर मैनेजिंग डायरेक्टर का साइन दिख रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर के राइट हैंड साइड में आप देखना इधर सविता गुप्ता डायरेक्टर दिया है, और फिर उसके नीचे सौरभ मित्तल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एंड देन जगदीश सिंह कंपनी सेक्रेटरी। मतलब कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, तो इन दोनों का साइन है, प्लस दो डायरेक्टर जब हम कहते हैं उनमें से एक कौन है, एमडी। अब सुनो, कंपनीज एक्ट कहता है मिनिमम इतने लोग तो साइन करने ही चाहिए अगर है तो, बट अगर कंपनी के अंदर कोई और डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फुल टाइम, वो कहता है मुझे भी साइन करना है, दे विल से नो प्रॉब्लम यू कैन साइन। मतलब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम नहीं। इनके अलावा कोई और डायरेक्टर विलिंग है साइन करने के लिए, वो तो ज्यादा अच्छा है ना, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो ऑथेंटिकेट करेगा इज अकाउंटेबल। तो वहां पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये दिखाने का पर्पज ये है, आपके दिमाग में आना चाहिए, साइन कौन करेगा नॉर्मली, चेयरपर्सन इफ इज ऑथोराइज, इफ नॉट ऑथोराइज two directors out of which one shall be MD plus CEO if he is a director, chief financial officer if appointed, and company secretary if appointed। लगता बड़ा सिंपल है, कुछ देर बाद वो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये अगर चार्ट आपने कंप्लीट किया है उसके नीचे आप नोट लिखो सब लोग, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में डिक्टेट करा, वहां पर लिखना आप इन केस ऑफ ओपीसी, पता है ना 1% कंपनी, अब इतने लोग तो नहीं होंगे तो लिखो इन केस ऑफ ओपीसी even if one director signs the financial statement, it is valid even if one director,
जरूरी नहीं कि ओपीसी में एक ही डायरेक्टर हो, एक से ज्यादा डायरेक्टर भी हो सकते हैं, एक से लेके 15 तक हो सकते हैं, हम देख चुके हैं। बट अगर एक डायरेक्टर भी साइन करेगा तब भी वैलिड है। नोट नंबर 2 लिखो, along with the financial statement copy, along with the copy of financial statement, ऐसा लिखो, along with the copy of financial statement, the following copies duly authenticated shall also be issued, shall also be issued, shall also be issued, comma, circulated, circulated, or published, or published, और डैश करके इनर असेंबली को नंबर 1, any notes to accounts, any notes to accounts annexed to, any notes to accounts annexed to, or forming part of, or forming part of such, कैपिटल में FS, मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नंबर 2, ऑडिट रिपोर्ट। नंबर 3, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। लिखा है यहां पर ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा और उसकी कॉपी कैसे सर्कुलेट करना वो मैंने बता दिया। अब एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट हेडिंग देना सब लोग, ऐसे सेक्शन 134 सब क्लॉज 3, 134 सब क्लॉज 3 हेडिंग दो, 3 एंड एल से 4, 3 4 एक साथ हेडिंग दो, और उसके आगे डैश कर लिखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। क्या लिखोगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बनेगा या स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर प्रिपेयर होगा? बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर देना या बीओडी हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर देंगे? द लॉ सेज दे हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो सब्सिडरी कंपनीज है उनके बारे में हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन बोर्ड रिपोर्ट में देना है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट विल बेसिकली बी फोकसिंग ओनली ऑन द हेड ऑफिस। हाँ, सब्सिडीज के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन, समरी इंफॉर्मेशन जाएगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में पहले नीचे सेंटेंस है, सिंगल एरर ड्रॉ करके लिखो पॉइंट नंबर 1, वहां पर बोर्ड रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड, बोर्ड रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड, shall be prepared. Don't look on the screen, write it quickly. Board report shall be prepared based on stand alone financial statements, based on stand alone financial statements of company, based on stand alone financial statements of company. Point number 1 लिखा। Point number 2, it shall report on डैश करके इनर साइड में सब क्लॉज 1 लिखो, रोमन स्मॉल 1, highlights of performance of subsidiaries, highlights of performance of subsidiaries। जब मैं सब्सिडीज कहता हूं तो उसमें क्या आता है? उसमें क्या आएगा? एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर कंपनी बाय डिफॉल्ट आएगा, तो ब्रैकेट में लिखना सब्सिडीज के ब्रैकेट में एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर कंपनी ऑल्सो। अरे बोलो, हाइलाइट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडीज ब्रैकेट में एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑल्सो, ब्रैकेट क्लोज। नंबर 1 हो गया। देन नंबर 2 उसके नीचे their contribution to overall performance of company, their contribution to overall performance of the company, their contribution to overall performance of the company,
during the period under report, during the period under report, during the period under report लिखा. ओके, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया. ओवरऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट से हम क्या समझ रहे हैं? बोर्ड रिपोर्ट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर प्रिपेयर किया जाएगा. सब सीरीज के सिर्फ हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन होगा एंड कंट्रीब्यूशन होगा, बट ये बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होंगे? तो नेक्स्ट पॉइंट, आई विल रिक्वेस्ट नए पेज पर पूरा पेज यूज होने वाला है. मैं एक टेबुलर फॉर्मेट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंटेंट्स दे रहा हूं आपको, ध्यान रखना. सो नेक्स्ट पेज पर आप लिखो, वहां पर हेडिंग दो सब लोग, कंटेंट्स ऑफ, यस, थर्ड पॉइंट, कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट. अरे बोलो भाई. I'll say no, it's better you use vertically only, but contents of board report ये हेडिंग दो. और ध्यान रखना ज्यादा नहीं, 16 कंटेंट्स है. अगेन दिस 16 कंटेंट्स is as per section 134, but 134 में ही एक एडिशनल प्रोविजन है, सम अदर कंटेंट्स, जो कुछ 8 कंटेंट्स है. सो 16 और 8 कितने में? 24. बट अभी हम कितने लिखने वाले? 16 कंटेंट्स. अब जस्ट इमेजिन, बिफोर वी राइट दिस कंटेंट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट है. सब लोग ध्यान दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे, वो ऑथेंटिकेट कर रहे. तो बोर्ड रिपोर्ट में कंटेंट्स में पूरे साल में कंपनी ने जो एक्टिविटीज कैरी आउट की उसका वो हिसाब किताब देंगे. कंपनी के अंदर फॉरेन एक्सचेंज कितना आया, कंपनी ने एनर्जी कंजर्वेशन कैसे किया, एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस कैसे फॉलो की, सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी ने कैसे निभाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन कैसे दिया गया. कंपनी के अंदर जो ऑडिटर ने रिपोर्ट दिया था, ऑडिटर की रिपोर्ट पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या कहना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किस तरह के ऑडिटर रिपोर्ट पर रिमार्क दिया है. डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट कहते हैं, एक स्टेटमेंट होता है डीआरएस कहते हैं उसे, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. उसमें डायरेक्टर्स एक साल में जो उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग फॉलो करने हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, उन्होंने उसको कैसे निभाया है, वो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के तहत भी वो इन्फॉर्म करेंगे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट अपने आप में, मैं कह रहा हूं, एक ऑल इंक्लूसिव रिपोर्ट है. बट अगेन मैं कहूंगा, हर एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उस कंपनी के बिजनेस के अनुसार मॉडिफाई होती है. सो व्हेन वी आर राइटिंग दिस रिपोर्ट, दिस इज जस्ट अ फॉर्मेट कि बोर्ड रिपोर्ट में क्या होना चाहिए. इनमें के कुछ कंटेंट्स किसी कंपनी के बोर्ड रिपोर्ट में होंगे ऐसा जरूरी नहीं है. जिस कंपनी का बिजनेस ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, वहां पर फॉरेन एक्सचेंज की कैटेगरी में नहीं लाएगा. कीप दैट इन माइंड. तो दिस आर जस्ट अ फॉर्मेट गिवन ओवर देयर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट को हम क्या करेंगे, एक सेंटर कंटेंट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट देना, सेंटर से पूरा लाइन उस पेज के नीचे तक जाने दो. ड्रॉ कंप्लीट I'll say vertical line for the entire page and one by one एक कंटेंट लेफ्ट हैंड साइड में, एक कंटेंट राइट हैंड साइड में, इस तरह से हम लिखने वाले हैं. कीप दैट इन माइंड. वन कंटेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वन कंटेंट ऑन द राइट हैंड साइड. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर आप पहला कंटेंट वहां पर लिखना, एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न. लिखते वक्त जो कंटेंट आपको डाउटफुल लगता है, डिफिकल्ट लगता है समझने के लिए, उसको अंडरलाइन कर लो तुरंत. अगर आपको समझा ही नहीं इस कंटेंट का मतलब क्या है. एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड. मैंने मीटिंग्स चैप्टर में कहा था एक साल में कम से कम कितनी बोर्ड मीटिंग्स होती है नॉर्मली, 4. गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स मस्ट नॉट एक्सीड 120 डेज. तो नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स कितनी हुई है वो आपको वहां पर देना बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स में. उसके बाद नीचे अगेन लेफ्ट हैंड साइड में आप एरो दो, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट्स. देन आफ्टर दैट ऑन द राइट हैंड साइड आप लिखो details of fraud reported by auditors. Details of fraud reported by auditors. अभी तक 4 कंटेंट्स लिखे, 2 लेफ्ट हैंड साइड में, 2 राइट हैंड साइड में. नेक्स्ट अगेन थर्ड 5th कंटेंट आप लिखना उधर, डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स.
declaration by independent directors. By this word itself you must understand, ये वो डायरेक्टर्स होते कंपनी के जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो अपनी रोजी रोटी के लिए कंपनी के पर डिपेंडेंट नहीं होते, वो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट रहेंगे और सिटिंग फीस लेते हैं, उनको कंपनी से रेम्युनरेशन मिलता नहीं है। और इंडिपेंडेंट कहने का एक और रीजन होता है, वो कंपनी के किसी भी प्रमोटर या डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं होते। सो इसलिए इनका अनबायस्ड ओपिनियन काफी बार इंपॉर्टेंट साबित होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। सो डिक्लेरेशन बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। उसके बाद लिखना कंपनीज पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन। आई होप कहां पे लिखना है सबको पता है? ऑन द राइट हैंड साइड नाउ, और यस और नो? कंपनीज पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन, इसको इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क करोगे, उसके नीचे लिखना नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनीज, नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैसे रेम्युनरेशन मिल रहा है ये डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनीज। डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन, उनका अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, रेम्युनरेशन कैसे दिया जा रहा है, गवर्नमेंट वांट्स टू कीप दैट एज सीक्रेट। सो गवर्नमेंट ने खुद ये लॉ बना दिया, गवर्नमेंट कंपनीज को ये क्या है, ये कंटेंट से एग्जम्प्टेड है। देन नेक्स्ट आप लिखो लेफ्ट हैंड साइड में कमेंट्स बाय बोर्ड ऑन रिमार्क्स मेड बाय ऑडिटर एंड कंपनी सेक्रेटरी, और रिमार्क्स मेड बाय ऑडिटर एंड कंपनी सेक्रेटरी। कुछ स्टूडेंट सिर्फ लिखते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि ऑडिटर कहां पे रिमार्क देगा। ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट में रिमार्क देता है, और कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। कंपनी सेक्रेटरी का भी एक रिपोर्ट होता है जिसको कहते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। क्या होता है वो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट? ऑडिट रिपोर्ट तो ट्रू एंड फेयर व्यू पर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। कंपनी सेक्रेटरी का जो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट होता है वो कंपनीज एक्ट 2013 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है उसको लेकर होता है, जिसको हम कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लायंस सर्टिफिकेट। तो उन दोनों को लेकर, मतलब ऑडिटर एंड कंपनी सेक्रेटरी दोनों के रिमार्क्स को लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या कमेंट है वो आएगा। देन उसके नेक्स्ट राइट हैंड साइड में आप लिखो वहां पर पर्टिकुलर्स ऑफ लोन्स कॉमा गारंटीज, कंजूसी करके लिखो पर्टिकुलर्स ऑफ लोन्स कॉमा गारंटीज और इन्वेस्टमेंट्स बाय कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अब लिखना पर्टिकुलर्स ऑफ, अब कौन से साइड में गए पॉइंट? लेफ्ट हैंड साइड में। पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स, particulars of contracts or arrangements in which directors are interested, इसको अक्सर हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कहते हैं। डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। उसके बाद राइट हैंड से मिलना स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स, स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स मतलब कंपनी के बिजनेस ट्रांजैक्शंस को देखते हुए क्या कंपनी गोइंग कंसर्न फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन जो है उसको मीट कर रहा है कि नहीं। कंपनी के फिलहाल के जो ट्रांजैक्शंस है वो प्रोग्रेसिव मतलब ग्रोथ, कंपनी का अप ट्रेंड कैसा है, कंपनी के अफेयर्स का फिलहाल का स्टेटस क्या है एज ऑन दैट फाइनेंशियल ईयर, वो स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना अमाउंट्स कैरिंग रिजर्व्स और पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड। इन शॉर्ट कितने रिजर्व्स है,
या कितना रिजर्व यूज हुआ है डिविडेंड पे करने के लिए. देन मटेरियल चेंज. व्हाट इज मटेरियल चेंज? इंपॉर्टेंट चेंजेस. मटेरियल चेंजेस अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन. अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन. ये कब हो सकता है? कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है जिसका इंपैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पर हो सकता है. सो मटेरियल चेंजेस अफेक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन. उसके बाद नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कॉमा टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, कॉमा फॉरेन एक्सचेंज. अब ये कैसे पॉइंट आ रहा है यहां पे? उस फाइनेंशियल ईयर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के अंदर एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस या एनर्जी यूटिलाइजेशन डिवाइसेस या एनर्जी को प्रोटेक्ट करने को लेकर, सेव करने को लेकर क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या एक्टिविटीज कैरी आउट हुए. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आएगा. टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन में कोई नया प्लांट या मशीनरी खरीदा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसके बारे में जानकारी होगी. एंड फॉरेन एक्सचेंज कितना अर्न किया है उसके बारे में. देन ऑन द राइट हैंड साइड आप लिखो डेवलपमेंट ऑफ, या डेवलपमेंट एंड लिखो, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी. रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी. आई अज्यूम रिस्क मैनेजमेंट इस वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द पीपल हु आर अकाउंटेबल फॉर द कंपनीज बिजनेस रिस्क. तो कंपनी का जो भी बिजनेस रिस्क है उसको मैनेज करने को लेकर जो पॉलिसी फ्रेम की है वो कैसे ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंप्लीमेंट की गई उस एक साल में. रिस्क क्या होता है ध्यान रखना, ये थोड़ा हायर लेवल है. ऑडिट में आप इसके बारे में पढ़ोगे. कोई भी कंपनी रिस्क 100% मिनिमाइज नहीं कर सकती. रिस्क आर टू बी रिड्यूस्ड एट एन एक्सेप्टेबल लेवल. क्या कहते हैं उसे? एक्सेप्टेबल लेवल. ये तभी पॉसिबल है जब आपकी कंपनी में एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है जो रिस्क को क्या करे, आइडेंटिफाई करे, उसको असेस करे, उसको एनालाइज करे और उसको रिड्यूस करे. मैंने क्या कहा? रिस्क को आइडेंटिफाई करे, उसे असेस करे, उसे एनालाइज करे और उसको रिड्यूस करे, मतलब रिस्क को हैंडल करे. तो रिस्क को हैंडल करना है तो उसके लिए एक इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होना जरूरी है. सो दैट पार्ट दे हैव टू एक्सप्लेन द बोर्ड्स रिपोर्ट व्हाट दे हैव डन फॉर दैट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखना, CSR पॉलिसी एंड इनिशिएटिव्स. CSR पॉलिसी एंड इनिशिएटिव्स. And then the last point on the right hand side, other matters as prescribed. मतलब ये ब्रह्मास्त्र है, other matters as prescribed. और इससे ये भी समझ में आ रहा है कि जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूसिव है. other matters as prescribed. When we go through all that contents over there, what we understand, ये जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसकी जानकारी देंगे, क्यों? मैनेजमेंट किसके हाथ में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में. ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स. तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में शेयर होल्डर्स ये सारी जानकारी पढ़ेंगे, उन्हें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूवल देना है कि नहीं देना, इसको लेकर वो डिसीजन बना पाएंगे. ध्यान रखना, हम पढ़ चुके नोटिस ऑफ एजीएम मीटिंग से 21 क्लियर डेज पहले शेयर होल्डर्स को जाता है. एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, उस नोटिस के साथ एनुअल अकाउंट्स की कॉपी जाती है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट होता है. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस कंटेंट्स आर रिलेवेंट ओवर हियर. मतलब ये कंटेंट्स कौन पढ़ने वाला है? शेयर होल्डर्स. इसके बेसिस पर क्वेश्चंस को कौन पूछने वाला है? शेयर होल्डर्स. दिस कंटेंट्स वी हैव कंप्लीटेड ओवर देयर. उसके नीचे नोट लिखना, सब लोग नोट. नोट नंबर 1 यू राइट डाउन. In case of listed companies, in case of listed companies and other public companies, in case of listed companies and other public companies, other public companies के लिए ब्रैकेट में लिखना paid up share capital
मैथमेटिकल सिंबल देना ग्रेटर देन इक्वल टू, मैथमेटिकल सिंबल दो ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब एटलीस्ट पेडअप शेयर कैपिटल मैथमेटिकल सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू के आगे लिखो 25 करोड़, 25 करोड़ ब्रैकेट क्लोज। आगे लिखना शैल कंटेन और डैश करके लिखो अ स्टेटमेंट ऑफ एनुअल इवैल्यूएशन, a statement of annual evaluation of performance, annual evaluation of performance, annual evaluation of performance of the board of directors, comma committees of director, board of directors, comma committees of directors and individual directors, and individual directors। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? अंडरलाइन करना लिस्टेड कंपनीज एंड कंपनीज विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 25 करोड़, और उसमें हाईलाइट करना एनुअल इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कमिटीज ऑफ डायरेक्टर्स एंड इंडिविजुअल डायरेक्टर्स। मतलब ध्यान दो, बोर्ड्स रिपोर्ट के अंदर ही एक थर्ड पार्टी से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया हुआ रिपोर्ट भी आएगा कि हर एक डायरेक्टर का क्या परफॉर्मेंस था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बोर्ड मीटिंग में किस तरह के डिसीजंस लिए गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमिटीज भी होती है कंपनी में। सुन लो प्लीज, ये एक लेयर है जो आपको शायद यू नॉट अवेयर, बिकॉज ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है। ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन, हम लोग 134 नहीं समझ रहे, 134 का बैकग्राउंड समझ रहे। ये क्यों आता है? कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम मानते हैं दे आर द पीपल हु मैनेज द कंपनी, बट ऐसा नहीं होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कंसेप्ट आया है, प्लीज ध्यान रखना, उस कंसेप्ट की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द पीपल हु विल ओनली इंप्लीमेंट द डिसीजंस। कंपनी में डिसीजंस कमिटीज ऑफ डायरेक्टर्स लेती है। कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट आने के बाद कोई भी फैसला लेना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले नहीं सकते, कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स लेती है। मान लो ऑडिट कराना है तो कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है 176 जो ऑडिट कमेटी के बारे में रेकमेंड करता है। कंपनी को कहीं पर भी ऑडिट कराना है या किसी भी पर्सन से ऑडिट कराना है, उसका डिसीजन कौन लेता है? ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी में होता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही कुछ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी में होते। तो सर ऐसा क्यों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी है? व्हाट वाज हैपनिंग, प्लीज लिसन। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये जिम्मेदारी दी गई सारे डिसीजंस की, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर बोर्ड मीटिंग में हर डायरेक्टर प्रेजेंट होगा, जरूरी नहीं है। तो अगर कोई फैसला गलत हो गया और कोई डायरेक्टर एक मीटिंग में था दूसरे मीटिंग में नहीं था, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी डायरेक्टर पर डालना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 में वो फैसला लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि कंपनी के हर डिसीजन कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स लेंगी। डायरेक्टर्स डिसीजन लेके कमिटी रेकमेंड किसको करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब ऑडिट का डिसीजन ऑडिट कमेटी ले रही है, फाइनेंस लेना है कंपनी को तो फाइनेंस कमेटी होगी। डायरेक्टर्स का रेम्युनरेशन है तो नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी होती है। शेयर होल्डर्स के ग्रीवेंसेस है, प्रॉब्लम्स है तो शेयर होल्डर्स ग्रीवेंसेस कमेटी है। सीएसआर को लेकर सीएसआर कमेटी होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल जस्ट इंप्लीमेंट द डिसीजंस टेकन बाय कमिटीज। इसलिए वहां पर दिया है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स का भी है, अरे बोलो, और इंडिविजुअल डायरेक्टर्स का भी होगा। क्लियर है? नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 लिखो नेक्स्ट पेज पर, अगर जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज पर लिखना। नोट नंबर 2 आप लिखना इन केस ऑफ स्पेसिफाइड, मैं इन केस ऑफ स्पेसिफाइड आप लिखना, स्क्रीन पर मैं उसका फुल फॉर्म लिख रहा हूं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। In case of specified international financial services company, bracket में लिखना IFSC, bracket close. In case of specified international financial services company and IFSC private company, and IFSC private company मतलब पब्लिक हो या प्राइवेट हो, कॉमा any information provided in its financial statement, any information
provided in its financial statement, any information provided in its financial statement may not be included again, may not be included again in the board of directors report, may not be included again in the board of directors report. What is the meaning of that? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी हुई जानकारी अगेन बीओडी रिपोर्ट में इंक्लूड करने का प्रिविलेज और एग्जम्पशन सिर्फ किसको है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस का। मतलब बाकी कंपनीज को भले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जानकारी दी है, बोर्ड रिपोर्ट में अगेन देना है। नोट्स टू अकाउंट्स में कोई जानकारी दी भी होगी जो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी देनी है, दोनों में आपको देनी है। दे हैव बीन स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड। रीजन इज समवेयर डाउन द लाइन आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी क्या है वो पता होना चाहिए। दिस कंपनीज हैव बीन गिवन द ड्यूटी of setting up international infrastructural, we can say, set up in India for companies operating in India. गुजरात में इसका ट्रायल स्टार्ट हुआ है। गुजरात में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी कहते हुए कंपनी फॉर्म की है, जो गुजरात के अंदर हम कह सकते हैं कच्छ एरिया और उस बॉर्डर में एक ऐसा हाई लेवल इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर वर्ल्ड की कोई भी कंपनी आकर जिनको वर्ल्ड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है ऑपरेट करने के लिए, कंपनी को मैनेज करने के लिए, वो वहां पर सेटअप किया जा रहा है। इससे होता क्या है, जब इंडियन कंपनीज को वर्ल्ड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, तो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी, एफिशिएंसी बढ़ती है और कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर फॉरेक्स जनरेट होने के लिए मदद होती है। हम कह सकते हैं आज चाइनीज प्रोडक्ट्स और इंडियन प्रोडक्ट्स जब कंपैरिजन होता है, भले ही चाइनीज प्रोडक्ट्स सस्ते क्यों है, बिकॉज दे अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज where they have a high level infrastructure support by the government. So इसलिए ये IFSC कंपनीज को गवर्नमेंट ने एग्जाम किया है। काफी प्रोविजंस ऐसे हैं कंपनीज एक्ट में, दे हैव बीन स्पेसिफिकली एग्जाम्प्टेड, जिसमें से एक एग्जाम्पशन बोर्ड रिपोर्ट का है। आपके नोट्स में जो आपने कंटेंट्स लिखे ना अभी, उस कंटेंट्स में लास्ट कंटेंट क्या था? अदर मैटर्स एज प्रिस्क्राइब था ना, वहां पर आप लिखना अदर मैटर्स एज प्रिस्क्राइब के उधर रेफर, जस्ट लिखो रेफर पेज 65, refer page 65 and all of you come on page number 65 over there. पेज नंबर 65 पर क्लॉज नंबर क्यू दिया, क्यू मिला सबको? उस क्लॉज नंबर क्यू को जरा पढ़ो लाउडली। सच अदर मैटर्स एज prescribed under company's accounts rule 2014 according to which the report of board of directors shall also contain मतलब जो कंटेंट्स हमने लिखे थे उसके अलावा और कौन से कंटेंट्स है, लेफ्ट हैंड साइड में या फिर उस पेज के एडजेसेंट पेज पर आप लिखो, उधर हेडिंग दो अदर मैटर्स, और अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन बीओडी रिपोर्ट। ध्यान रखना इसका थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस कम है, इसको लेकर केस स्टडीज आने के चांसेस कम होते हैं। ये थियोरेटिकल प्रोविजन से सारे। अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में नीचे पॉइंट नंबर 1 लिखना, फाइनेंशियल समरी, फाइनेंशियल समरी। देन नंबर 2, चेंजेस in the nature of business, changes in the nature of business, comma आगे लिखना if any. Then number 3 आप लिखना details of directors or KMP, comma appointed or resigned during the year, appointed or resigned during the year। अरे बोलो, ये एडिशनल जानकारी से ट्रांसपेरेंसी बढ़ने वाली है कि नहीं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिस बात का रेफरेंस मैंने थोड़ी देर पहले लिया था, वो 4 बातों पर बहुत फोकस करता है, ध्यान रखना, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डिस्क्लोजर एंड इंटीग्रिटी। आई रिपीट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डिस्क्लोजर एंड इंटीग्रिटी। गवर्नमेंट चाहता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, ऑडिटर्स रिपोर्ट हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट हो, वो इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स को मीट करे। तो जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल है
उतने पॉइंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड किए गए। अब आगे देखना नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, वहां पे लिखो चेंजेस या नेम्स लिखना, नेम्स ऑफ कंपनीज, names of companies who became subsidiaries, जब मैं subsidiaries कहता हूं तो I hope you understand what it is. Associate company and joint venture company by default आएगा। names of companies who become subsidiaries, और लिखना who ceased to be subsidiaries, subsidiaries। ये कब होगा? जब कंट्रोल 50% के नीचे आ जाता है। इट विल बी सीज्ड टू बी अ सब्सिडी, कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोल ऑफ लेस देन 50% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। याद है सबको? देन नंबर 5 अब लिखना डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट्स डैश करके आगे लिखना एक्सेप्टेड, कॉमा अनपेड ऑब्लिक अनक्लेम्ड। कुछ याद आ रहा है क्या? डिविडेंड चैप्टर, कॉमा डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स and or interest, deposits or interest thereon, then next point number 6, last point, हम उसे कंबाइन करके लिखेंगे। अब लिखो डिटेल्स ऑफ सिग्निफिकेंट and material orders passed by court oblique tribunal which impacts the going concern, status, which impacts the going concern status, and उसी में आगे लिखो adequacy of financial controls, कितने कंटेंट्स हुई है? 6। अब ये 6 कौन से कैटेगरी में है? अदर मैटर्स मतलब ये अगेन हम कह रहे हैं ये कंटेंट्स आपको तभी देना है जब आपको इन 6 कंटेंट्स में से कोई पॉइंट रिलेवेंट एप्लीकेबल है। अदर मैटर्स आर नॉट मैंडेटरी, मतलब अगर कंपनी डिपॉजिट लिया नहीं है तो वो अदर मैटर्स आने का सवाल ही नहीं आता है। तो आप उसमें नीचे नोट लिखना, कंटेंट्स के नीचे नोट नंबर 1 लिखो, वहां पर आप लिखना इंपॉर्टेंट पार्ट है नोट नंबर 1, सेक्शन 134 सब क्लॉज 5 लिखना, और उधर लिखना द डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। द डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट must state that डैश करके इनर सेल में रोमन स्मॉल 1 लिखो। नंबर 1 applicable accounting standards had been followed. Number 2, accounting policies selected were applied consistently
were applied consistently. Then number 3, proper and sufficient care. Proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, comma, safeguarding of assets, comma, preventing and detecting fraud and other contingencies. I repeat, proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, comma, safeguarding of assets, preventing and detecting fraud and other contingencies. उसके बाद नंबर 4 आप लिखना annual accounts were prepared on going concern basis. Then number 5, going concern basis. उसके बाद number 5, listed company dash करके लिखना has laid down internal financial controls, and they are adequate and operating effectively. ये पॉइंट नंबर 5 स्पेसिफिकली किसके लिए? लिस्टेड कंपनी के लिए, ध्यान रखना, हर कंपनी के लिए नहीं है डीआरएस में. एंड लास्ट पॉइंट नंबर 6 आप लिखो उधर, प्रॉपर डिवाइस, आप लिखा डिवाइज्ड प्रॉपर systems to ensure compliance of all the laws, devised proper systems to ensure compliance of all the laws, and the systems were adequate and operating effectively. I'll say बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट का ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद सेकंड सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो इस 134 का है वो है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. ध्यान रखना, उस डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में 1 by 1 ये जो 6 कंटेंट्स दिए सब लोग लिखने के बाद प्लीज ऊपर आ जाओ, मेरे साथ मार्क करो 1 by 1. फर्स्ट कंटेंट क्या लिखा? एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैड बीन फॉलोड. मतलब क्या? डायरेक्टर्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए. स्टेटमेंट का नाम क्या है? डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. उसका मीनिंग समझो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए. उसके बाद सेकंड क्या दिया? अकाउंटिंग पॉलिसीज जो सिलेक्ट किए थे वो कंसिस्टेंटली अप्लाई किए, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले. मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज नॉट चेंजिंग. अरे बोलो भाई. देन नंबर 3, प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर किसका लिया जा रहा है? देखो नंबर 1 उसमें होगा मेंटेनिंग एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. नंबर 2 असेट्स को सेफगार्ड करने के लिए, एंड नंबर 3 फ्रॉड्स एंड एरर्स को प्रिवेंट करने को लेकर. देन उसके बाद एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस.
प्लीज ध्यान रखना, एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, ये सारे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, आप देखना कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ एक डिस्क्लेमर है। क्या है? डिस्क्लेमर, कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए वो सारे नियमों के तहत बनाए, इसलिए वो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्स स्टेटमेंट है। पॉइंट नंबर 5 में आप सिर्फ अंडरलाइन करना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, एंड लास्ट पॉइंट नंबर 6 में डिवाइस्ड प्रॉपर सिस्टम, किसके लिए? कंप्लायंस ऑफ ऑल द लॉस के लिए। वो 6 कंटेंट्स को याद रखने के लिए वी हैव टू गेट एन एक्रोनिम ओवर देयर। हम पहले के लिए कहते हैं एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ए होगा, देन अगेन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगेन ए विल से प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर, आप आम आदमी पार्टी है। उसके बाद डैश करके आगे आप एनुअल अकाउंट्स आर मेंटेन ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस का ए होगा। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स फॉर लिस्टेड कंपनीज, जो उन्हें देना होगा आय, एंड डिवाइस प्रॉपर सिस्टम्स में एड, आम आदमी पार्टी को एड, मदद करो, हेल्प करो। कैसे? यू हैव टू लिंक इट। ए स्टैंड्स फॉर, बोलो मुझे, लिंक इट, एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अगेन ए फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज, ओके, पी फॉर प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर इज टेकन, एएपी हो गया। ओके, बाद एड में अगेन ए फॉर एनुअल अकाउंट्स ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, आई फॉर ओके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ये लिस्टेड कंपनीज के लिए, एंड डी फॉर डिवाइस प्रॉपर सिस्टम फॉर कंप्लायंस ऑफ ऑल लॉस के लिए। ध्यान रखना, ये 6 कंटेंट्स को याद करने के लिए यू हैव टू गेट एन एक्रोनिम ओवर। उसके बगैर ये 6 कंटेंट्स आप लिख नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूं फेवरेट क्वेश्चन है, ऑथेंटिकेशन के बाद ये काफी बार पूछा जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, या फिर इसको केस स्टडी में कन्वर्ट करते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए थे, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस बात को लेकर एक रिपोर्ट देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए प्रिपेयर किए गए। क्या डायरेक्टर्स ऐसा कोई स्टेटमेंट दे सकते? अगर दे सकते तो बोलो कौन सा दे सकते? इन शॉर्ट, दे वांट फ्रॉम यू इज डीआरएस, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। आई होप इट इज क्लियर। अभी तक मुझे बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट 134 में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था हमने? सब लोग आ जाओ, उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? द फर्स्ट पॉइंट वाज फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 134 सब क्लॉज 1, 2 एंड 7 था उसमें, और यस और नो, जिसमें कौन साइन करेगा हमने देखा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट को कंटेंट्स को लेकर था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, कौन प्रिपेयर करेगा? क्लियर है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंटेंट्स के बाद अदर मैटर्स थे, कंटेंट्स को लेकर। अभी उस डायरेक्टर्स रिस्पॉन्स स्टेटमेंट अलग पार्ट है क्या? नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट ओनली। अब देखना, बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स में कंटेंट नंबर 2 ऊपर से दिया था डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। सो डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। अरे सब लोग है कि नहीं? अब अगर आप देखोगे बोर्ड रिपोर्ट को साइन कौन करेगा, तो नेक्स्ट उधर लिखना ऑथेंटिकेशन, गिव द हेडिंग ऑथेंटिकेशन या साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। गिव द नेक्स्ट हेडिंग सेक्शन 134 सब क्लॉज 6, पेज नंबर 69 पर उसके एडजेसेंट में लिखो। पेज नंबर 69 के एडजेसेंट में, 69 के एडजेसेंट में आपको लिखना है सेक्शन 134 सब क्लॉज 6, साइनिंग ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट। ध्यान रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लोग जो साइन कर रहे हैं, बोर्ड रिपोर्ट के लिए पर्संस अलग हो सकते हैं। साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट के नीचे अब 2 एरोस ड्रॉ करना। फर्स्ट एरो में लिखना एनी कंपनी एक्सेप्ट ओपीसी, सेकेंड एरो में लिखना ओपीसी। एनी कंपनी एक्सेप्ट ओपीसी के नीचे सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखना चेयरपर्सन, ब्रैकेट में इफ ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड, इफ ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड। अरे सब लोग है कि नहीं? सो तो नहीं गए? चेयरपर्सन इफ ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड के बाद उसके नीचे और इफ नॉट ऑथोराइज्ड, उसके नीचे सिंगल एरो ड्रॉ करके लिखो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। जब मैं कह रहा हूं एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, यू गेट टू नो 2 से ज्यादा भी हो सकते, बट एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से एक क्या होगा?
out of whom one shall be मैनेजिंग डायरेक्टर MD. लिखा है सबने? If not authorized, then at least 2 directors, out of which 1 shall be MD. बोर्ड रिपोर्ट को साइन करने के लिए कम लोग दिए गए, वहां पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नहीं आ रहा है, कंपनी सेक्रेटरी आ रहा है, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज इंटरनल, वी कैन से रिपोर्ट विच इज अकाउंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली आर अकाउंटेबल फॉर इट. और इसलिए आप जब सेकेंड एरो दिया ना इनके सब ओपीसी, उसके नीचे क्या लिखोगे बोलो मुझे? तो आप लिखो उधर ओनली, आप वहां पे लिखो एटलीस्ट 1 डायरेक्टर of the OPC, at least 1 director. अशा तऱ्हेने 134 चा लास्ट पॉइंट येतोय कॉन्ट्राव्हेन्शन. 134 सब क्लॉज 8, सेक्शन 134 सब क्लॉज 8, हेडिंग 2 कॉन्ट्रावेंशन. 134 का कोई भी प्रोविजन अगर कॉन्ट्रावेन होता है, कोई भी ऑथेंटिकेशन से लेके साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट तक, तो उसके नीचे अब 2 एरोज ड्रॉ करो. फर्स्ट एरो में लिखो कंपनी पर क्या पनिशमेंट होगा. सेकेंड एरो में लिखना ऑफिसर इन डिफॉल्ट. ऑफिसर इन डिफॉल्ट कंपनी के नीचे सिंगल एरो करके लिखना फाइन डैश कर मिनिमम 50,000. मिनिमम 50,000 के बाद उसके नीचे लिखना मैक्सिमम 25 लाख. ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर नीचे सिंगल एरो करके लिखना इम्प्रिजनमेंट डैश करके अप टू 3 years. उसके नीचे और के नीचे फाइन डैश मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 5 लाख. मैक्सिमम 5 लाख. उसके नीचे अगेन और करके उसके नीचे लिखोगे बोथ. एक सबको आता है, वेरी गुड. ऑफिसर इन डिफॉल्ट और कंपनी. अब ऑफिसर इन डिफॉल्ट भले लिखा है, will be the people who will come in officer in default. सिर्फ डायरेक्टर्स नहीं आएंगे, डायरेक्टर्स के अलावा CFO, कंपनी सेक्रेटरी, वो सब आएंगे, इसलिए ऑफिसर इन डिफॉल्ट लिखा है. डेफिनेटली इफ दे आर बीन अपॉइंटेड इन द कंपनी, इसलिए ऑफिसर इन डिफॉल्ट लिखा है. 134 सब क्लॉज 8 पर 134 के प्रोविजंस एंड होते हैं. अब इसका समरी आपको घर में कैसे पढ़ना है 134? तो अल से आपने जहां पर लिखा है उसी के नीचे लिखना समरी ऑफ 134. अरे इतना आपको समरी बना के दे रहा हूं, चार्ट ड्रॉ करके दे रहा हूं, बाद में आपको सिर्फ समरी देखना है. समरी में सिर्फ वो क्या करना है, टाइटल्स देखने हैं. you'll get to know कि वो सब लिखा है कि नहीं, आपने चेक करना है. आप समरी ऑफ 134 उसमें आप लिखो समरी ऑफ सेक्शन 134 में सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आपको समरी में मतलब सेक्शन 134 में हर हाल में पढ़ना जरूरी है. देन नंबर 2 आई विल से डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. देन नंबर 3 signing of board report. Signing of board's report. And last number 4 contravention. मतलब मैंने क्या स्किप कर दिया? कंटेंट्स. ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आप सेक्शन जरूर लिखना उधर. 134 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 7. डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिव स्टेटमेंट के लिए 134 सब क्लॉज 5. देन साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट के लिए 134 सब क्लॉज 6. एंड लास्ट इज 134 सब क्लॉज 8. ध्यान रखना. सो 7th इज ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऊपर दिया है. सो इफ यू जस्ट सी ओवर 1 2 जस्ट 1 2 उसके बाद 3 मिसिंग है, उसके बाद क्या है 5 6 7 8. सो 3 and 4 ये बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट्स है.
यू मस्ट नो बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट सेक्शन 134 सब क्लॉज 3 एंड 4 में दिए। अरे बोलो भाई, उसे पूछो दिए कि नहीं बोर्ड रिपोर्ट में? नहीं दिए? दिए कि नहीं दिए? अरे दिए कि नहीं तुमको? कितने दिए? आपके नोट्स में पेज नंबर 69 पर आ जाओ सब लोग क्विकली। पेज नंबर 69 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो क्विकली। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ऑफ यू रीड दैट विथ मी। क्या लिखा है? XYZ is the company who has not prepared and filed financial statement for the last 5 years. Whether the current directors can sign all the financial statements for the past 5 years. अब ध्यान रखना, ये जब क्वेश्चन आता है कुछ स्टूडेंट इमोशनल हो जाते हैं, अरे 5 साल से फाइल नहीं किया है, और वो उस क्वेश्चन में 5 इयर्स के कंसेप्ट को ही दिमाग में लाते हैं। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, whether the current directors can sign all the financial statements. So the question refers to authentication of financial statement. क्वेश्चन 5 इयर्स को लेकर है ही नहीं, क्वेश्चन ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर है। बट स्टूडेंट वो 5 इयर्स को लेकर दिमाग में ले रहे थे, अरे हमने रिवाइज देखा था 3 साल तक कर सकते हैं, फिर यहाँ पे 5 इयर्स है। कम टू द आंसर ओवर देयर, फर्स्ट 2 लाइंस मेरे साथ पढ़ो। क्या लिखा है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी शैल बी साइंड बाय दी, उधर लिखो, चेयरपर्सन of the company where he is authorized by the board, और आप लिखो 2 directors और 2 directors। आगे क्या लिखा है? out of which one shall be MD and other the CEO if he is director in the company, CFO and the company secretary of the company wherever they are appointed। तो ये ऑथेंटिकेशन का पूरा पॉइंट हो गया। अब जरा आगे पढ़ो। Therefore, if the financial statements are being prepared for the last 5 years in the current year, the current directors can sign the financial statement for the last 5 years. However, the company can approach the tribunal for compounding of offenses for not holding the AGM for past 5 years and for non-filing of financial statement for such periods. ये last provision है ना, it is a provision of after section 148. Compounding of offenses का जो section है, वो है section 417। ध्यान रखना। बट वो प्रोविजन यहां पर जो दिया उन्होंने, इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखा, करंट डायरेक्टर्स कैन साइन ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टूडेंट वहां पर आंसर यस नो लिख कर आते हैं। आपको सिर्फ ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या देना है? चार्ट ड्रॉ करना है, और फिर उसके कंटेक्स्ट में सुन लो, मैं यहां पर आंसर ये भी लिख सकता हूं। आई कैन राइट द पीपल हु हैव बीन ऑथेंटिकेटेड, इफ दोस पीपल साइन, अपार्ट फ्रॉम देन ऑल अदर डायरेक्टर्स कैन ऑल्सो साइन। देखो हमने क्या कहा, एटलीस्ट इतने लोग होने चाहिए। तो अगर सारे डायरेक्टर्स साइन करना चाहते हैं, ऑल द करंट डायरेक्टर्स, इट्स वेलकम स्टेप, बट ये लोग होना जरूरी है। आई होप यू आर गेटिंग इट। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो मेरे साथ। ABC company is a 1-person company and has only 1 director. Who shall authenticate the balance sheet and statement of P&L and the board's report? You know the answer. आप लिखो उधर, shall be signed by only 1 director. Read that. In case of OPC, the financial statements shall be signed by only 1 director for submission to the auditor for his report thereon. So the financial statement shall be signed by 1 director shall be considered in order. Next page पर आओ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आओ। Please show your patience. क्वेश्चन नंबर 10 में आओ। वहां पर ABC Limited has on its board 4 directors, W, X, Y and Z. In addition, the company has Mr. D as a MD. Underline that. D is a MD. The company has also a full-time secretary, Mr. Weiss, on its rolls. The financial statements of the company for the year ended 31st March 15 were authenticated by 2 directors, Mr. X and Y, under their signatures. Referring to the provisions of the Act, number 1, they have said, examine the validity of the authentication of balance sheet and statement of P&L and the board's report. Aage, what will be your answer in case the company is a 1-person company and has only 1 director who has authenticated the balance sheet and statement of P&L and board report? Second case में वो valid है, first case में valid नहीं है। अब valid क्यों नहीं है? उस आंसर में नीचे और लास्ट सेकंड पैराग्राफ,
आंसर के लास्ट सेकंड पैराग्राफ में आओ, क्या लिखा है? इन द गिवन केस द बैलेंस शीट एंड P&L हैव बीन साइंड बाय मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई द डायरेक्टर्स इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 134(1). अब उधर लिखना द MD Mr. D, the MD Mr. D should be one of the two signatories. यहां पे X और Y ने साइन किया, X और Y दोनों में से एक कौन होना चाहिए था? मिस्टर D होना चाहिए था. Since the company आगे दिया has also employed a full-time secretary. अब आगे पढ़ो. He should also sign the balance sheet and P&L. Therefore, the authentication done by two directors is not valid. नीचे, in case of OPC, the financial statements should be signed by only, at least one director, and hence it is valid. बोलो, it is valid. Last question number 11. पढ़ो मेरे साथ क्या लिखा है? The board of directors of Vishwakarma Electronics Limited consists of Mr. Ghanshyam, Mr. Haidar, and Mr. Inder Sen, the MD. So Ghanshyam and Haidar के directors है, Inder Sen is the MD. The company has also employed a full-time secretary. आगे आ जाओ. The profit and loss account of the and balance sheet of the company was signed by Mr. Ghanshyam and Mr. Haidar. Examine whether the authentication of financial statements was in accordance with the provisions. So आप देखना जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बार बार किस पर आ रहे हैं? ऑथेंटिकेशन पर आ रहे हैं. और मैंने आपको समरी में कहा ऑथेंटिकेशन के अलावा किस पर आ सकता है? डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिव स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन इज फॉर योर नॉलेज पर्पस. आप उस आंसर में लास्ट पैराग्राफ में आओ, सब लोग पढ़ो. इन द इंस्टेंट केस द बैलेंस शीट एंड P&L हैव बीन साइंड बाय मिस्टर घनश्याम एंड मिस्टर हैदर इन व्यू ऑफ 134. क्या दिया? द कंपनीज एक्ट सेज दैट मिस्टर इंदर सेन, आप लिखोगे मिस्टर इंदर सेन, वो जो MD था वो साइन करना चाहिए ना. मिस्टर इंदर सेन आप लिखना उधर. द मैनेजिंग डायरेक्टर, or yes or no, should be one of the two signing directors since the company has also employed a full-time company secretary. तो वहां पर आप लिखोगे he should also sign the balance sheet and P&L. इनफैक्ट पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फर्क था क्या? नहीं. जस्ट सी जो क्वेश्चंस वहां पर दिए ना, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक, 4 क्वेश्चंस में 1% कंपनी को लेकर क्वेश्चन था और बाकी सारे क्वेश्चंस ये ऑथेंटिकेशन को लेकर थे. Show patience. Again, I'll say, don't get impatient. I'm not doing some funny activities over here. और जो जिससे आप बोर हो गए हो, ध्यान रखना. मैं सेक्शन 134 के प्रोविजंस को समरी फॉर्मेट में आपको दे चुका हूं, आपको बता चुका हूं 134 को लेकर कैसे पढ़ना है. इफ यू अगेन आई से 134 के प्रोविजंस को जिस तरह से मैंने लिख कर दिया उतना ही पढ़ो. At CA final level also, we restrict 134 discussion only for these particular provisions that we have studied. Because the provisions, the contents of board report, again I'll say, it is all inclusive in nature. उसमें और भी प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं. तो हमें अगर बोर्ड कंटेंट पर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें लिखते आना चाहिए, इसलिए हमने कंटेंट्स लिखे. अदरवाइज हम रिवीजन के लिए सिर्फ क्या पढ़ने वाले? घर में पढ़ते वक्त लास्ट मिनट में रिवीजन में बोलो ऑथेंटिकेशन, देन डायरेक्टर्स रिस्पॉन्स स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट कौन साइन करेगा, एंड कॉन्ट्रावेंशन. ध्यान रखना, जैसे डिविडेंड चैप्टर था वैसे अकाउंट्स चैप्टर के हर एक सेक्शन में जब भी कॉन्ट्रावेंशन के प्रोविजन से वो लर्न करने, पनिशमेंट्स आर टू बी लर्न. अभी तक हम नॉर्मली क्या कहते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर्स थे 9 चैप्टर्स, पनिशमेंट अगर नहीं पता है हम कहते हैं पनिशमेंट इज लेविड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. बट फॉर दिस अकाउंट्स चैप्टर, डिविडेंड एंड ऑडिट चैप्टर, यू विल हैव टू लर्न द प्रोविजंस. क्लियर है सबको? Okay, with that, thank you. Thanks a lot.